बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट व्यूअर्स। आज के प्रोग्राम को एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर के साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ। वैसे तो आपको पता है जुम्मे का दिन होता है तो हम आपको सबसे पहले कहते हैं जुम्मा मुबारक। आई होप कि आज के दिन आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। वो सारी बातें तो ऑफ कोर्स अप्लाई करती हैं, लेकिन कल हमारे बहुत ही प्यारे कॉलीग, हमारे बहुत ही प्यारे सीनियर आर्टिस्ट, एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी इस दुनिया से रुखसत हो गए, हमें छोड़ के चले गए। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट खालिद भट्ट साहब की। व्यूअर्स ऑन एयर देख ही रहे होंगे, मतलब ऑनलाइन देख रहे होंगे, ऑन एयर भी देख रहे होंगे कि भट्ट साहब जो हैं उनके बारे में कितने लोगों ने पोस्ट लगाई, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए। व्यूअर्स अगर मैं कहूँ कि दुनिया में वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल खालिद भट्ट साहब थे तो ये बात गलत नहीं होगी। थे कहते हुए भी अजीब लग रहा है। कल के रोज़ 11 जनवरी को आप बीमारी की वजह से दुनिया से रुखसत हो गए। न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह आप ये ख़बर देख रहे हैं। आप पैदा हुए 1970 में, आपने एक्टिंग से अपनी एक्टिंग का आगाज़ किया। उसके अलावा खालिद भट्ट साहब के करें तो आपने आगाज़ तो लिया असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे, लेकिन फिर थिएटर में, फिल्म में, ड्रामा एज एन एक्टर आप बार बार अपने का लोहा मनवाया। आपने पीटीवी के साथ बहुत काम किया और टीवी के लिए भी बहुत काम किया। आप फेमस प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जंजालपुरा, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, डंडा बाज़ार, लव लाइफ और लाहौर, जीटी रोड, ऐसे बेशुमार ड्रामे और परफॉर्मेंसेस शामिल हैं। आपकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, परफॉर्मेंसेस की बेस पे आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया और इसके साथ साथ और भी बहुत से अवार्ड्स आपके नाम किए गए। आज हम खालिद भट्ट साहब को याद कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं और उनके लिए एक बड़ा प्यारा हमने पैकेज भी तैयार किया है। आइए उस पैकेज को देखते हुए ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद अपने प्रोग्राम को नॉर्मल फॉर्मेट में लेके चलेंगे। चुप के हो जाओ। बड़ा शोर मचाती है, बात करने दे। क्या बात करेगा? कर ले, तू बात कर ले। अरे चाचा लब्बा ये बता कि क्या खबर है तेरे पास? शायद ये लोगों की अप्रिसिएशन की वजह से भी मुझे और मजबूर होकर ये सब बातें याद रखनी पड़ती हैं। तो कहते हैं कि यार बड़ा खुला डुल्ला आदमी है, सच बोलता है, सब कुछ कहता था। सभी मुझे सारा पता चल गया है कि तुम यहाँ किसके लिए आए हो। क्या मतलब है तेरा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मेरा मतलब है कि तेरा काम बन जाएगा, तेरा बाजू तुझे वापस मिल जाएगा। तू कौन होता है फैसला करने वाला सैफुल? जीवे ठड्डा थी, ये मेरा नहीं सारी वस्ती का फैसला है, दस्तूर है यहाँ का। वस्ती वालों को क्या पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? सदका सोना, सबको पता है, सारी वस्ती को। एक वक्त हकीम हिकमत के शरबतों से आसान बहाल हो सकते तो ये दिन ना देखने पड़ते। वो कमबख्त हकीमों का कमर्शियल प्रोग्राम है, हर दवाई इश्तिहारी, हर शरबत फरमाइशी होता है। ना आप कहे तो क्लिनिक से दवाई ला दूं आपको? है? कौन से क्लिनिक से? शाबाश है भाई। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है फिटनेस ट्रेनर एंड लाइफस्टाइल कोच
बासिम शहजाद ने। अस्सलाम वालेकुम बासिम। वालेकुम सलाम जुगन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं तबीयत ख़राब है और इसीलिए ठंड लगी है क्योंकि थोड़ी एहतियात कम की और उसके साथ साथ बहुत कमांडो एक्शन मार के बाहर एक्सरसाइज और आउटडोर वॉक करने की कोशिश की। तो आज आपसे गाइडेंस लेनी है कि सर्दियों में एक्सरसाइज, डाइट कैसी होनी चाहिए सर्दियों में, एंड देन ऑफ कोर्स अगर वेट लॉस करना हो सर्दियों में तो फिर क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। क्योंकि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि गर्मियों में वज़न ज़्यादा उतरता है, ये नहीं रियलाइज़ करते कि एक्चुअली सर्दियों में आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज़ हुआ होता है। तो आप नॉर्मल से ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहे होते हैं लेकिन आप खा भी डबल से ज़्यादा रहे होते हैं, जिसकी वजह से मसला होता है। तो बासिम, इस पे हम बात करेंगे 2 लम्हे के बाद। हमारी एक शेफ़ है, वो भी पड़ी है राहों में शेफ़ आमिना इलियास, वैसे भी सुपर मॉडल एंड एक्ट्रेस वाला नाम है इनका। तो प्यारी सी आमना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मा मुबारक। आपको भी। आप एक बहुत अजीब हरकत कर रही थी किचन में। जी जी, आपने देख लिया। इन्हीं पापी आंखों से मैंने देखा जी। और बस मैंने कान नहीं पकड़ा आपका। तो आज आप किचन में बना क्या रही हैं? हम ट्रेडिशनल साग बना रहे हैं, लेकिन जो सरसों का साग और जो मकई की रोटी है वो हमारी थोड़ी सी फ्यूजन उसमें हम कर रहे हैं। मुझे तो कंफ्यूजन ही लग रही है। बाकायदा व्यूअर्स, हम लोग बात कर रहे थे, बातों पे डिस्कशन कर रहे थे, मतलब शो से रिलेटेड व्हाटएवर। मैंने मुड़ के देखा तो एक लड़की बेसन के अंदर अंडा तोड़ रही थी और फिर हम सब ने मिलके इनको कोसा। तो ये क्या हरकत है? ये हरकत उनके लिए है जो बहुत परेशान है, उनसे टैकल नहीं होती है मकई की रोटी, बहुत मुश्किल होती है क्योंकि तो मुश्किल होती है, टूटती जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक जो हमारा ट्रेडिशनल चलता आ रहा है एक जो मेथड है, उसके साथ आपको पता है फिर डिफरेंट ट्रिक्स के साथ वो बनाते हैं हम। मगर आज जो है मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट इसका एक फ्यूजन कह लें आप इसको, हम बनाना मैं आपको बता रही हूँ। उसके अंदर ये मैंने बैटर बनाया है। तो पहले बेसन मकई की रोटी की रेसिपी बता दें और वो भी बता दें उसमें जो डिफरेंस है, एंड देन हम सरसों के साथ। ठीक है, मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ एंड देन फिर मैं इसको आपको मेथड ब्रीफ कर दूंगी। मकई की रोटी के लिए हम लोगों के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिए मैंने मकई का आटा ले लिया है और साथ में हम लोग लेंगे गंदम का आटा। ये मैंने 2 कप मकई का आटा है और गंदम का आटा 1/2 कप है। बेसन इसमें 1/2 कप आप ऑप्शनल है लेना चाहें तो, अदरवाइज। और अंडे हैं 2 से 3 अदद लेंगे। दूध 500 ml है और नमक हस्बे जायका हो गया। और सरसों के साग की मैं भी आपको साथ में रेसिपी ब्रीफ कर देती हूँ। पानी लिया है 2 से 3 कप। सरसों का साग 1 किलो है। पालक 1 गट्ठी। बाथू का साग है 1 गट्ठी। मेथी 1 गट्ठी। लहसुन 12 से 15 जवे लेंगे। हरी मिर्च 8 से 10 अदद हैं। नमक लेंगे 1.5 टीस्पून और मकई का आटा इसमें 2 से 3 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। तड़के के लिए हम लोग ले लेंगे तेल 1 खाने का चम्मच है, मक्खन 2 से 3 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च गोल जो है वो हम लेंगे 7 से 8 अदद और अदरक लेंगे 2 से 3 खाने का चम्मच। जो साग की जो रेसिपी है वो सिंपल, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं। आपको पता है कि उसको जस्ट हमने अच्छे से कट कर लेना है। सारी अपनी जो ग्रीन जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स हैं उसमें बाथू का साग भी है, उसमें पालक भी आ जाती है, मेथी भी। उनको अच्छे से वॉश करके जो पानी की क्वांटिटी बताई है वो ऐड करके हम इसको रख देंगे पकने के लिए। जब ये अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा, एंड देन फिर हम लोग इसको जो घोट लेंगे अपना जो एक ट्रेडिशनल तरीका होता है उससे, या फिर हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। इसमें लहसुन के जवे और ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दिए हैं। साथ फिर जो इसका तड़का है वो हमने इसमें लगा देना है। साग आपका सिंपल वो रेडी हो गया। जो मकई की रोटी है जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मकई का आटा है, इसके अंदर मैंने दूध डाला। इसको उससे मैंने ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको उसके बिल्कुल ये रनी सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब रनी आपका बैटर भी नहीं होना चाहिए, लाइक जैसे पैनकेक का बैटर होता है ऑलमोस्ट उस तरह का। एग्स अगेन ऑप्शनल है, ना डालना चाहें तो भी, मगर वो जो बाइंडिंग उसके अंदर एक अच्छी उसमें आ जाती है। फोर्स थोड़ी देर इसको आप सेट असाइड इसको थोड़ी देर के लिए कर देंगे थोड़ा सा। जब ये तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसको मिक्स करके बैटर को छोड़ दें, एंड देन अपना पैन गरम करेंगे या तवा, उसमें हम 1 टीस्पून ऑलमोस्ट आप घी डाल लें, ऑयल जो भी आप मक्खन डालना चाहें, एंड देन वो हम इसमें बैटर भर के पोर कर देंगे उसके ऊपर तवे के ऊपर। और उसको जब वो एक साइड से थोड़ा सा सिक जाएगा देन उसको हम टर्न कर देंगे। इसमें ये टैकल करना भी बहुत ईजी है और उसकी निस्बत सॉफ्ट भी बहुत होती है और टेस्टी भी बहुत होती है। ये इसके अंदर थोड़ा सा अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें व्यूअर्स, तो ऑब्वियसली अगर एक अंडा उसमें डाल देते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन की वैल्यू तो बढ़ी जाती है ना, ज़्यादा एक हेल्दी चीज़ हो जाती है और बच्चे बड़ा वो पसंद कर लेते हैं। देन वो जो मैंने बताया बेसन ऐड कर सकते हैं, वो एक लाइक मल्टीग्रेन टाइप की वो हो जाएगी थोड़ी सी रोटी जो है आपकी। अंडे के साथ मल्टीग्रेन किस तरह हो जाएगी? विद जो मैदा और जो आटा बता रही हूँ ना मैं, गंदम का आटा और बेसन, इसके अंदर आप जौ का आटा भी ऐड कर सकते हैं और मकई का आटा तो है, थोड़ा सा बाजरा भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। बट वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, मुझे क्योंकि मकई की रोटी बहुत क्रिस्पी पसंद होती है तो मेरा ये होता है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको कुक करती हूँ। बट इस किस्म के मेथड के साथ एटलीस्ट आपकी रोटी टूटेगी भी नहीं और उसके साथ साथ उसकी बाइंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच।
डन हो गया। अब आप अपना खाओ, और ऑफ कोर्स देसी मक्खन के साथ अगर इंसान खाए तो और भी उसका मज़े का टेस्ट आता है। और जब साग बनाए और उसको तड़का लगाएं तो वो भी। गलत बंदे के सामने देसी मक्खन देसी घी की बात कर रही हूँ, तो बासिम की तरफ हमें देखना ही नहीं चाहिए। मैं पूरा बाकी का प्रोग्राम ना ऐसे होस्ट करूँगी, बासिम की तरफ हमें देखना ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए बासिम के अब जैसे कि मकई की रोटी, सरसों का साग, पाए, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्दियों के सीज़न में खाई जाती हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्दियों का सीज़न इज़ बेसिकली, जिस तरह आपने भी अभी बताया कि आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है टू कीप योर सेल्फ वार्म, तो इट्स समथिंग वेरी नेचुरल कि आपको उस तरह की ज़रा क्रेविंग्स हों, मीठे की क्रेविंग्स हों। सो उसके लिए अगेन ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, कंट्रोल्ड मिकदार में अगर खाई जाएँ तो सही हैं। लेकिन मसला ये है कि वो मिकदार कंट्रोल में नहीं आती। और फिर लेट्स से अगर आपने कोई भी आप चीज़ खा रहे हैं, जैसे पाए खा रहे हैं या सरसों का साग है, या तो उसकी अगेन वही होता है कि मिकदार क्योंकि ज़्यादा रहती है, कैलोरी ज़्यादा रहती हैं, एंड इवेंचुअली फिर आपका वज़न जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। भाई एक छोटी सी आपने इस साइज़ की मकई की रोटी के साथ साग खा लिया, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। इशू तब बनता है जब आप वो चीज़ रिपीटेडली चलती है। बिल्कुल, सॉरी नहीं, गला भी साथ में, वो जो कहते हैं ना गले में खिच भी हो रही है। सो आपकी नज़र में हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेरी नज़र में ये कि सबसे पहले तो आप कंफर्टेबल हों अपनी स्किन में, अपनी बॉडी में, कपड़े पहनते हुए, मूव करते हुए, डेली रूटीन में सिंपल चीज़ें करते हुए, कोई चीज़ उठाते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, अगर आपको सांस नहीं चढ़ रहा, अगर आप नॉर्मल रूटीन में अगर आप अपनी चीज़ें, बेसिक चीज़ें कर सकें विद ईज़, बड़े आराम से, तो आई बिलीव कि आपकी जो है ना, आपकी फ़िटनेस बेहतर है, आपकी एक लाइफस्टाइल आपका अच्छा है। उसको करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए मेक श्योर करना चाहिए कि अगर आपने वॉक, एक्सरसाइज, सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं डाइट के साथ साथ। बिल्कुल सही। और ये बताएं कि अगर एक्सरसाइज की बात करें तो सर्दियों में सबसे मुफीद किस्म की एक्सरसाइज कौन सी रहती है? देखिए, सर्दियों में कोशिश, बिकॉज हमारा मौसम इस तरह का है, स्मॉग वगैरह है, तो कोशिश करें कि इंडोर आपको वर्कआउट, मैं जो सजेस्ट करता हूँ क्लाइंट्स को, एवरीबडी, कि भाई आप इंडोर वर्कआउट पे फोकस करें। आउटडोर वर्कआउट अच्छी बात नहीं, है, लेकिन इंडोर वर्कआउट के लिए आपको इक्विपमेंट और चीज़ें भी तो चाहिए होती हैं। बिल्कुल। अब ये देखिए, यहाँ पे माइंडसेट है कि अगर आपने, जिस तरह होता है ना कि अगर बॉडी बनानी है या बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, एक आपको मशीनरी की ज़रूरत है, आपने फ़िज़ीक बनानी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उसके लिए शायद मशीन्स वगैरह की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन आपने अगर हेल्दी लाइफस्टाइल की अप्रोच लेके चलनी है, फ़िट होना है, तो उसके लिए आपको किसी वेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों में वेट लॉस बेहतर हो सकता है गर्मियों की बनिस्बत। हाँ जी। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बिल्कुल और सही अगर है। ये सही है तो इसका तरीका क्या होगा? ओके, सो सर्दियों में सबसे पहले तो, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ चल रहा होता है, आप कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रहे होते हैं, अगर सिर्फ आप अपनी डाइट को कंट्रोल में रख लें, क्योंकि एक्सरसाइज का फ़ायदा है आपको सर्दियों में करने का ये कि आप उस तरह बर्न आउट नहीं होते, आप थकते नहीं हैं, आपको स्वेटिंग नहीं होती, पसीना नहीं आता। एक तो हर बंदा यही कहता है ना कि अगर आपको पसीना आ रहा है तो आपका वजन कम होगा, अगर पसीना नहीं आ रहा तो वजन ये कम बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। पसीना आना इस बॉडी का एक नेचुरल, जिसे कहते हैं, तरीका है बॉडी को कूल करने का। तो पसीना आना इज़ बेसिकली कि आपकी बॉडी से वाटर निकल रहा है, पानी निकल रहा है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी स्वेटिंग होती नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो खैर डिपेंड करता है उनकी Pores और body पे, और पानी के salt की intake intake पे and all of that। तो वो बड़ा नॉर्मल है। बट ये कि क्योंकि अगर ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ऑन द हेवियर साइड होते हैं, वो 4 कदम चलते हैं तो उनको पसीना आ जाता है। इसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि उनका वेट कम हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सो मेन अगेन मकसद ये है कि एक्सरसाइज और डाइट को जो है ना साथ साथ लेके चलना चाहिए, और कंट्रोल्ड डाइट और साथ साथ एक्सरसाइज जो है ना, इंडोर वर्कआउट मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि इंडोर वर्कआउट करें। और अगर आप फिटनेस की तरफ जा रहे हैं तो बॉडी वेट वर्कआउट और सिर्फ डंबल्स वगैरह के साथ आप बहुत अच्छी फिटनेस अचीव कर सकते हैं। ओके, और आज आप हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करेंगे अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करें? एक जनरल ओवरव्यू ले लेंगे क्योंकि फिर उधर हम हाँ जी, प्रॉपर आज आपसे एक्सरसाइज बेसिकली मैं ज़रा आज एक विंटर वर्कआउट हम करेंगे जिसमें थोड़ा सा आपका ज़रा सांस भी चढ़ेगा। अगर आप इंडोर वर्कआउट कर रहे हैं तो कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट की हेल्थ के लिए, दिल की सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करें। साथ साथ ऐसी एक्सरसाइजें जो आपकी लेग्स को, आपके एब्स को, ओवरऑल बॉडी को टारगेट करेंगी, ताकि आप कैलोरीज भी बर्न करें, आपका मसल्स भी टारगेट हो, आपकी जैसे कहते हैं ना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी आपकी बेहतर हो। और एक बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि डेली रूटीन में हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं
जिनसे इंसान, जैसे कि अगर आपने निहारी खा ली तो इंसान निहारी खाने के बाद ना जैसे थक सा जाता है। हाँ जी। ये क्यों होता है? देखिए सर्दी में आपको कभी कभी कंफर्ट फूड की ज़रूरत होती है, और कंफर्ट फूड में निहारी, बिरयानी, हलीम, पाए, सरसों का साग, मकई की रोटी, ये सारी चीज़ें उसके ज़ुमरे में आती हैं, राइट? स्पेशली अगर तबीयत भी ख़राब हो, जैसे कि मेरी अभी तबीयत ख़राब है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फैक्ट के सरसों का साग, थोड़ी मकई की रोटी बंदा इस तरह से खाए। हाँ, बोन ब्रॉथ हो गया, आपकी यखनी वगैरह हो गई। सर्दियों में ये चीज़ें देखें, कोशिश यही करनी कि जिस तरह यखनी हो गई, यखनी में आपने थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना जिंजर या अदरक। अब जैसे कि अभी आप देखें मैं मग में यखनी ही पी रही हूँ, हाँ जी, और ये मटन की यखनी। हाँ जी। अच्छा, बाय द वे, मटन की यखनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं व्यूअर्स। हमने एक जो तरीका सीख लिया है या समझ लिया है, एक बहुत ही सेंसिबल ऑप्शन ये होता है कि अगर आपने मटन की यखनी बनानी है, बहुत से लोग इसलिए नहीं पीते क्योंकि मटन की यखनी से आती है स्मेल। कहते हैं कि यार वो गोश्त की कच्ची कच्ची स्मेल आ रही होती है। उसका बेहतरीन ऑप्शन ये है कि जिस तरह हम कोई भी खाना भूनते हैं और फिर उसके बाद उसको कुक करते हैं, चिकन वगैरह को तो ज़रूरत नहीं पड़ती है करने की, लेकिन मटन हो गया या बीफ हो गया, आपने उसकी हड्डियों को अदरक लहसुन में थोड़ा सा भून लिया, हड्डियों को थोड़ा बहुत, उस पर गोश्त भी लगा हुआ, तो उसका गोश्त भी जब एक दफ़ा वो पक जाती है यखनी, तो आप उसमें मीट के थोड़े थोड़े पीसेस भी डाल सकते हैं, प्रॉपर एक मील बन जाती है आपकी। सो उस यखनी को पहले उसको भून ले, उसके बाद उसके अंदर आपने बेशक एक प्याज डाल लिया, एक गाजर काट के डाल ली, ये सारी चीज़ें डाल के उसको अच्छे से पकाया। और प्रेशर कुकर में यखनी नहीं बनती, प्रेशर कुकर में यखनी नहीं बनती। बहुत से लोग जो है ना वो पम्प प्रेशर दे देंगे तो यखनी बन जाएगी, 15 मिनट में यखनी नहीं बनती। उसने हड्डियों में से जब तक उसका वो नहीं निकलेगा तब तक आपको बेनिफिट कोई नहीं है। तो आपने जिस तरह ये यखनी जो है ये कोई 8-10 घंटे पकी है, हमने इसे प्रेशर कुकर में भी पकाया 15 मिनट, उसके बाद फिर हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया 15, मतलब जितनी देर, फिर रात को जब मुझे शाम को मैं जब घर पहुंची हूँ काम से, तो फिर मैंने एक मग पिया, तो फिर उसका जायका ठीक निकला। तो प्रॉपर तरीके से अगर चीज़ का इस्तेमाल किया जाए, आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती। और भूनने के लिए भी आपने बेशक 2 चम्मच देसी घी डाल के उसको भून लिया, ये नहीं कि आपने आधा कप तेल डाल दिया, क्योंकि वो ऑयल का, या ऊपर से आप ऑयल रिमूव भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इस तरह क्या यखनी एक्चुअली ताकत देती है? बिल्कुल बिल्कुल। यखनी आपके जिसे कहते हैं ना, एक देखें बोन्स का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, तो जब वो हड्डियों का जूस है, एग्जैक्टली लेकिन ये कि वो आपके लिए बड़ा मुफीद है, क्योंकि आप नोट करेंगे कि जैसे आप यखनी पीते हैं आपका साइनस क्लियर होता है, आपको जिसे कहते हैं थोड़ी सी बॉडी वार्म हो जाती है, तो बॉडी के लिए यखनी बड़ा ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कहूँगा कि आप यखनी और बोन ब्रॉथ और इनकी तरफ जाएं रादर देन के निहारी और अच्छा, नट्स वगैरह के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए नट्स बहुत ज़रूरी हैं सर्दियों में, लेकिन वही बात है ना, क्योंकि कैलोरिक डेंस है, इनको हम कहते हैं कैलोरिक डेंस, मीन्स कि इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं। अब हम अमूमन नट्स हम खाते तो हम क्या कहते हैं, हाथ भर के खाते हैं और उसमें फिर थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, टीवी देखते हैं वगैरह। उसमें मसला है कि अगर आप लेट्स से आपने कोई 8 या 10 आपने वॉलनट्स खा लिए, अखरोट खा लिए, तो उसके अंदर 300-400 कैलोरीज हो जाती हैं, जो कि एक ऑलमोस्ट आप समझ लें कि एक समोसे के बराबर की। अच्छा, बड़े लोग ना ये कहते हैं कि यार हम तो सिर्फ सर्दियों में ड्राई फ्रूट और यखनी पीते हो, इतना वजन बढ़ जाता है। हाँ। यखनी आपका वजन उस तरह से नहीं बढ़ाएगी। अगर आप 1 कप यखनी डेली की पी रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगी। बच्चों को आधा कप अगर डेली आप सुबह और शाम को पिलाएं और मज़े की बनी हुई होगी तो बच्चा कभी ना नहीं करेगा। बद जायका यखनी देंगे तो कोई बच्चा नहीं पिएगा। उसी तरह से अगर आपने नट्स भी खाने तो एक मुट्ठी भर, और मुट्ठी इस तरह बंद होती है, मुट्ठी ऐसे नहीं बंद होती। हाँ, मतलब अगर आप सिंपल क्वांटिटी रखें ना, ये 5 से 6 बादाम कर लें, 2 से 3 अखरोट कर लें, इस तरह की आपकी क्वांटिटी नॉर्मल हो, हर खाने के साथ थोड़ा थोड़ा अगर आप खाएं, वो फिर भी बेहतर है रादर देन कि आप एक गो में बैठें और पूरा जैसे कहते हैं पूरा डब्बा ख़त्म करने की कोशिश करें। देखिए, कोई भी चीज़, वो जो कहते हैं ना हौका जो चढ़ता है खाने का, कोई भी चीज़ आप ज़्यादा मिकदार में खाएंगे, फॉर एग्जांपल फूल मखाने में बड़े शौक से खाती हूँ, तो मैं इतने को फूल मखाने जो हैं वो भुनवा के ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा उन पर नमक डाल के उनको खा लेती हूँ। अब अगर इतने फूल मखाने खाऊंगी तो पेट भी चल जाएगा और तबीयत भी ख़राब होगी। लोटस नट्स जिनको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए अच्छी है, बट इन अ रीज़नेबल अमाउंट। आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिकदार में खाएंगे, चाहे उसकी कैलोरी कंटेंट भी कम हो, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी चीखे मारेगा और आपका वेट भी ऊपर नीचे होगा। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जगहें बदल लेंगे, बल्कि मैं वहाँ आ जाऊँगी और बासिम जो है एक्सरसाइज मैट पे आ जाएंगे। सिर्फ एक मैट
या कोई एक ऐसी मोटी चीज़ जिसके ऊपर आप एक्सरसाइज कर सके ताकि सख्त ज़मीन पे आपकी बैक या आपकी किसी भी जॉइंट को इशू ना हो, सिर्फ आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। अब सिर्फ एक मैट के साथ कैसे आप फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं, ये ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बासिम शहजाद हमारे साथ हैं, फिटनेस ट्रेनर एंड लाइफस्टाइल कोच। मुझ पे तरस खा के कि सर्दियों में जो मुझे बाहर आउटडोर जाके एक्सरसाइज करने का बहुत शौक है, आज मुझे लग रहा है कि मुझे बताने के लिए आए कि बीबी घर के अंदर भी एक्सरसाइज हो सकती है। एक्चुअली बासिम, सर्दियों में सबसे ज़्यादा मज़ा आउटडोर ही एक्सरसाइज करने का आता है। यस, बिकॉज ठंडा होता है मौसम, आप एक्सरसाइज करते हो, आपका बॉडी टेम्परेचर रेज होता है तो आपको गर्मी नहीं लगती। यस, बट वही वाली बात है ना कि अगर ठंड लग जाए तो वो काउंटर कर जाती है। ठंड भी है जी और स्मॉग भी है। सो उस लिहाज से फिर स्मॉग में भी आप देखिए ना, कभी आप स्मॉग और एयर क्वालिटी चेक करें तो उसमें कहते हैं कि आपने आउटडोर वर्कआउट नहीं करना, आपने इंडोर वर्कआउट करना है। और अगर आप करेंगे तो फिर मेरी वाली आवाज़ हो जाएगी और मेरी वाली हालत हो जाएगी। हाँ जी, तो एग्जैक्टली। लेट्स गो टू द वर्कआउट। हाँ जी, सो पहले हमने ज़रा स्टार्ट करना है हमारे वार्म अप से। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको कोई पेन या कोई इंजरी ना हो। सो वार्म अप करने का सिंपल सबसे इजी तरीका ये है कि आपने जो है बट किक्स करने हैं। अब बट किक में बेसिकली आपने अपनी हील को हिप तक लेके जाना है, बड़े आराम से स्लो आपने करना है। ऐसे आपने 20 रेपिटेशंस करने, नाइस एंड स्लो, ठीक है, ताकि कि आपका ज़रा घुट्टे आपके वार्म अप हों, आगे के मसल्स वार्म अप बट हों, अगर आप पीछे की मसल्स पीछे वार्म अप तक हों। पूरी टांग कर सकते हैं तो आप कर ले, राइट? लाइक हाँ, अगर हाँ। पूरा आपने वो करना है। हाँ, तो आपने जितना आप जा सकते हैं बड़े आराम से। कुछ लोग ना झटके मार मार के किक करते हैं, वो नहीं करना, बड़े आराम से कंट्रोल के साथ करना है। सो पॉस्चर में हमेशा एक्सरसाइज में कंट्रोल होना बड़ा ज़रूरी है। सो आप बड़े स्लोली करेंगे, वार्म अप करेंगे घुटनों का, ताकि कि आपका एक अच्छा वार्म अप हो जाए। ये तो घुटनों, थाइज, हिप्स, सारी पूरी आपकी लोअर बॉडी का वार्म अप हो रहा है, बिकॉज हमारी पहली एक्सरसाइज ही हमारी जिसे कहते हैं लेग्स की और लोअर बॉडी की है। ठीक है। तो पहले हमने अब फिर स्टार्ट करना है, जब आपका वार्म अप हो जाए तो हमने स्क्वाट्स के साथ स्टार्ट करना है। अब स्क्वाट हमारी जिसे कहते हैं ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि लेग्स हमारा सबसे बड़ा मसल है बॉडी का। तो जितना आप लेग्स को टारगेट करेंगे उतनी आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे और फिर जल्दी पतले होंगे बेसिकली। सो स्क्वाट एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसको आप कहते हैं ना उठक बैठक आपने करनी है, लेकिन पॉस्चर बड़ा ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको साइड फ्रंट से दिखाऊंगा तो पॉस्चर आपने कुछ इस तरह रखना है कि आपका राइट वाला पैर जो है वो जिसे कहते हैं 1 o'clock होगा, 1 बजे की तरफ, और जो लेफ़्ट वाला पैर होगा वो 11 बजे की तरफ होगा, ठीक है, ताकि आपके टोज़ ज़रा आउट होंगे। अब इस पॉस्चर में रखते हुए आपने घुटनों को आउट करते हुए, पैरों का प्रेशर हील पे रखते हुए आपने सिंपल बैठ जाना है एंड देन बड़े आराम से उठना है। सो अगेन कोई आपने भाई बड़े लोग बैठेंगे तो उठ ही नहीं पाएंगे इस पॉस्चर तो में। अगर तो बैठ आपने गए तो फिर उठेगा कौन? बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप जब शुरू करें तो फ़ौरन से आपको बहुत नीचे जाना है। आप शुरू में हाफ रेपिटेशंस भी कर सकते हैं ताकि ज़रा आपको फेमिलियर हो आप मूवमेंट से कि आपने मूवमेंट करनी कैसे है। ठीक है। उसके बाद जब और आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता जितनी आपकी आहिस्ता range of जितना आपको motion- लगे कि बॉडी ज़रा ओपन अप हो रही है, ज़रा वार्म्ड हो गई है, तो उसके साथ फिर आप स्लोली जितना आप नीचे जा सकें कंफर्टेबली आप नीचे जाएं। कोई नीचे जाते हुए टोज़ आगे नहीं जाएंगे, एकदम से नीचे नहीं जाना। जितना स्लो और कंट्रोल्ड करते हुए आप नीचे जा सकते हैं उतना आप नीचे जाएंगे, ताकि आपका एक लेग्स का अच्छा वर्कआउट हो और जिसे कहते हैं लेग्स प्रॉपर्ली वर्क करें। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज है हमारे वार्म अप के बाद, स्क्वाट हमने करने हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो फेसिंग डाउन है, उसको हम कहते हैं प्लैंक वॉक। तो आपने मूवमेंट करनी है, इसमें आपका हार्ट रेट भी ऊपर जाएगा, लेग्स भी यूज़ होंगी, अपर बॉडी भी यूज़ होगी और कोर भी यूज़ होगा। और जुगन की ये सबसे नापसंदीदा एक्सरसाइज है, इसको हम कहते हैं प्लैंक वॉक। सो लेकिन मैं उनको हमेशा कराता हूँ। सो हमने स्क्वाट एक्चुअली मुझसे ज़्यादा निदा को बुरी लगती है, आप दोनों को हम आपको काफ़ी कोसते हैं ये करते। सो हमने स्क्वाट करके जाना है, ठीक है। अब पहली एक्सरसाइज हमारी स्क्वाट की थी, दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट ही स्क्वाट से होगी। हाथ रखेंगे फ्लोर पे, वॉक करेंगे फॉरवर्ड ताकि आप प्लैंक पोस्चर में आ जाए एंड देन स्लोली वापस जाएंगे एंड गेट बैक। ये बेसिकली आपके पूरी बॉडी को वर्क करती है हाँ चीज़, क्योंकि आपने स्क्वाट किया, लोअर बॉडी आपकी वर्क हुई, फिर जब आपने अपने हाथों से क्रॉल करके आगे गए आपने बाजुओं को भी किया, और जब आपने प्लैंक में चले गए और होल्ड किया तो आपने अपने कोर को भी वर्क किया। थैंक यू सर, मैं भी कुछ हल्की सी ट्रेनर बन चुकी हूँ। नहीं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपसे सीख गई हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सो अगेन आपने स्क्वाट करके जाना है, वॉक करना है, प्लैंक बनाना है एंड देन गो बैक। अच्छा, ये आप ज़रा 2-3 बार ही करेंगे ना तो आपका ज़रा
हार्ट रेट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, विच इज़ गुड, विच इज़ हमें जो चाहिए, ठीक है। हमें एक कार्डियोवैस्कुलर चैलेंज चाहिए जिससे हमारे हार्ट की जो एक हेल्थ है वो बेहतर हो। और तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है प्लैंक वॉक। तो पहले हमने स्क्वाट किया, उसके बाद फिर हमने प्लैंक वॉक किया। तीसरी एक्सरसाइज हम फिर लेग्स पे आएंगे जिसको हम कहते हैं लंजेस हमने करने हैं। अभी हम आपको एक्सरसाइजेस बता रहे हैं और फिर कितना क्या करना है ये भी हम ये पे आपको क्लियर करेंगे। हाँ जी। पहले आप एक्सरसाइजेस सीख लें, हाँ जी। उसके बाद कितनी कितनी देर तक करना है वो हाँ, उसकी वो तरफ बिगिनर और जिसे कहते हैं ना, फिर उस पे आपके मतलब लेवल ये ऑफ नहीं कि फिटनेस पे एक एक depend दफा करता कर दिया तो मुक गया काम। आपने एटलीस्ट शुरू में 8-8 रेपिटेशंस करनी है। हाँ, 8 से 10 रेपिटेशन करनी है और उसको फिर 2 से 3 बार रिपीट करना है आपकी जिसे कहते हैं ना लेवल ऑफ फिटनेस पे। अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो आप 8 से 10 रेपिटेशन करेंगे स्क्वाट के और फिर आप उसको 2 बार रिपीट करेंगे। बीच में आप एक दफ़ा करने के बाद 30 सेकंड से 45 सेकंड का रेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद फिर आपने दूसरा सेट करना है और फिर आपको 1 मिनट का रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद फिर आपने दूसरी एक्सरसाइज करनी जो कि हमारी प्लैंक वॉक थी। उसको भी आपने कोई ऐसे 6 रेपिटेशंस करने, 6 बार प्लैंक वॉक करेंगे या जितने आपसे होते हैं एक्चुअली। अगर 6 नहीं हो सकते 4 हो सकते हैं 4 करें, 4 नहीं हो सकते 3 हो सकते हैं 3 करें। भैया आपने बिल्डअप करना है। हाँ, बेसिकली एक्सरसाइज का मकसद ये है कि कंफर्टेबली शुरू करें ताकि आपको खलियाँ और जिसे कहते हैं सोरनेस ज़्यादा ना हो, ताकि आपकी रिकवरी जल्द से जल्द हो सके। सो आपने 3 से 6 रेपिटेशंस के दरमियान प्लैंक वॉक किए, उसके बाद फिर आपने 1 मिनट का रेस्ट किया, फिर उसके बाद आपने फिर किया, फिर 1 मिनट का रेस्ट किया। अब थर्ड हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी लंजेस एक्सरसाइज है। ये अगेन लेग्स को हम टारगेट कर रहे हैं और ये इसमें आपको कोई वेट वगैरह की ज़रूरत नहीं, ये बॉडी वेट बड़े आराम से हो सकता है। और बहुत सिंपल है कि आपने हाथ अपने वेस्ट पे रखना है और आपने ऐसे नीचे जाना है जिस तरह आप अपने शू लेसेस टाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपने पॉस्चर आपका ये हो कि आपने इमेजिन करें कि आपने शू लेसेस टाई करने लेकिन कमर ज़रा सीधी है। कोशिश करें कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा घुटने का, नीज का, ठीक है, दोनों नीज का 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बड़े आराम से आपने स्टेप लेना। अब इसकी भी आपने 10 रेपिटेशंस करने हैं। सो अगर आप राइट पे 1, लेफ्ट पे 2, तो ऐसे आपने नाइस एंड स्लो 10 रेपिटेशंस करने हैं। ये इतने मुश्किल नहीं है, इसलिए ये 10 भी हो सकते हैं हाँ जी। बिगिनिंग लेवल पे। हाँ जी, और कोशिश करें कि अगेन स्टार्ट आप जब कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि ज़रा ऊपर ही रहें, ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिखने में तो आपको आसान लग रही होगी लेकिन जैसे ही आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़रा नीज पे आपको स्ट्रेस फील होगा, बिकॉज आपकी अगर आदत नहीं है तो कोशिश करें कि पहले ज़रा इसको हम कहते हैं पार्शल रेपिटेशंस, हाफ रेपिटेशंस, मतलब कि नीचे ज़्यादा नहीं जाना। पहले ज़रा फेमिलियर हो, उसके बाद फिर आप ज़रा जब Next. कंफर्टेबल हो फिर आप ज़रा नीचे जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा, नेक्स्ट हमारी फिर प्लैंक पॉस्चर में है। ये हमारी कोर को भी टारगेट करती है और बहुत ही सिंपल है और हमने फेसिंग डाउन ही है, प्लैंक पॉस्चर में रहना है। अब इसमें हमने अगर हम शोल्डर को टैप कर सकते हैं तो ये भी हम 10 रेपिटेशंस करेंगे। अब शोल्डर को टैप करने में आप उस थोड़ी देर के लिए भी ना एक सिंगल हैंडेड प्लैंक में, तो इसके आपने 10 रेपिटेशंस करने। अगर आपसे नहीं होता तो आप नीज पे रह के भी कर सकते हैं शुरू, ठीक है। तो ये आपके शोल्डर्स को, आपकी कोर को बेहतरीन वर्क करेगा नीज पे रहते हुए। अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को स्टेज पे लेके आना है जहाँ पे आप प्लैंक के अंदर इसको करें। हाँ जी। एंड लास्ट कोई एक्सरसाइज। अच्छा, लास्ट एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, इसको हम कहते हैं वी सिट क्रंचेस। तो आपने वी सिट पॉस्चर में बैठना है। ये उन लोगों के लिए जिनके पेट का, हाँ जी। एब्स का बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये आप कंप्लीट 5 एक्सरसाइजेस का वर्कआउट डेली भी करते हैं हाँ जी। तो कम से कम आप वेट नहीं गेन करेंगे 100%। और अपने आप को थोड़ा बैलेंस में ले आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। सो वी सिट बहुत ही सिंपल है कि आपने पैर को उठाने, लेग को स्ट्रेट करना है और नीज को अपनी तरफ लेके आना है। इससे आपके एब्स वर्क होते हैं। हाँ जी, core। 3, 4, तो आपने ऐसे 10 रेपिटेशंस करने हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज तो सारी ये बहुत ज़रूरी है लेकिन ब्रीदिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप एक्सरसाइज करें तो ब्रीदिंग अपनी जो है ना जोर लगाते हुए, अमूमन मैं देखता हूँ लोग जो है ना अपनी ब्रीदिंग रोक लेते हैं, सांस रोक लेते हैं, जिससे फिर उनको ज़रा सांस के इश्यूज़ होते हैं, ब्रीदिंग के इश्यूज़ होते हैं। सो मेक श्योर करें कि आप कोई भी मूवमेंट करें एक सिंपल रूल बना लें कि लेट्स से आप पुशअप्स कर रहे हैं, आप स्क्वाट कर रहे हैं,
ऊपर आते हुए आपने ब्रीद आउट करना है, एक्सेल करना है। तो लेट्स से अगर आप स्क्वाट से ऊपर आ रहे हैं तो ब्रीद आउट करेंगे ऊपर आते हुए, नीचे आते हुए इनहेल करेंगे, ठीक है। सो ये ब्रीदिंग बड़ी ज़रूरी है एक्सरसाइज में, ताकि आपकी एक परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो, आपको एक्सरसाइज में मसला ना हो। थैंक यू सो मच बासिम, आपको गाय भगाए हम तंग करते रहेंगे ताकि हमें आप सिखाते रहें कि कैसे Most हम welcome. फिट रहें। और इसी नोट पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। बट जैसे कि आप जानते हैं जुम्मे का बाबरकत दिन है और आज के दिन की मुनासबत से हमने कवाली का एहतमाम किया है और आज हम अपनी डिस्कशन भी कुछ जुम्मे की मुनासबत से ही आगे लेके चलेंगे। तो ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे कवाल महबूब अहमद मियाँ मीरी कवाल और उनकी टीम के साथ। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर सताइश तुझे ज़ेबा है कि माबूद है तू। हर सताइश तुझे ज़ेबा है कि माबूद है तू। सर्रे सर्रे में है, सर्रे सर्रे में है लारैब तेरी ज़ात भी। कौन कहता है फ़क़त अर्श पे महदूद है तू। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती जला रहा है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, कवाल महबूब अहमद मियाँ मीरी और उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। महबूब ख़ान हमारे साथ हैं, हमारे साथ ज़ुहैब हुसैन हैं, साजिद ख़ान, रियाज़ हुसैन, मोहम्मद राशिद, सलाउद्दीन, समीर महमूद, नफ़ीस, हनीफ़, मुदस्सर खालिद, शहबाज अमीर, बिलावल अली और अमजद अली। सबको वेलकम करना चाहेंगे प्रोग्राम के अंदर और शुक्रिया हमारे शो को 4 क्या करोड़ चांद आपने लगा दिए। और व्यूअर्स, हमारे स्कॉलर्स, हमारे उस्ताद, वो प्यारे लोग जो हमेशा आके हमें गाइड करते हैं और सही और गलत के बीच में डिटेल में डिफरेंस बताते हैं। आज हम बात करेंगे तौबा और इस्तिग़फ़ार की, क्योंकि पिछले दिनों मैं बैठी हुई थी कहीं तो किसी ने ना बातों में 2-3 दफ़ा कहा, ओ हो भाई तौबा करो। तो एकदम से ख्याल आया कि हमने पहले भी बात की है मॉर्निंग एट होम पे तौबा और इस्तिग़फ़ार की, लेकिन तौबा का मतलब क्या है, इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना और तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का सही तरीका क्या है और फिर उसके बाद हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये कोई गुड्डा गुड्डी या बच्चों वाला खेल तो है नहीं कि जिस तरह अम्मा अब्बा को सॉरी कह दिया फिर वही चीज़ आपने फिर की, फिर आपने सॉरी कह दिया अम्मा अब्बा को फिर आपने वही की। ये आपकी एक रब ताला के साथ कमिटमेंट होती है और उस पर वापसी नहीं होती। जो बात की, जो आपने वादा किया रब से, उस पर आपने कायम रहना है। खैर, मैं क्या एक्सप्लेन करूँगी, हमें गाइड करने जब यहाँ पे बैठे हैं ऑलरेडी मुझसे कई गुना ज़्यादा अकम्पलिश लोग। अल्लामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान सईद हमारे साथ हैं, एक इस्लामिक स्कॉलर, कॉलमिस्ट, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में भी लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारे एक और बहुत ही प्यारे भाई जो हमारे, मैं कहूँ कि वन ऑफ द इनिशियल टीचर्स फॉर मी एट PTV, तो ये बात गलत नहीं होगी। और मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ ऑन एयर बात कर लेती हूँ अब पहले की बनस्बत कुछ बेहतर, तो उसका क्रेडिट काफ़ी हद तक अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब को जाता है, जो रिसर्चर हैं, बहुत सी किताबों के ऑथर हैं, नात को शायर हैं और बहुत सी किताबों की आपने ट्रांसलेशन भी की है। नेशनल और सीरत अवार्ड से भी आपको वेरियस लेवल्स पे नवाजा गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सलाम साहब, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों भाइयों को जुम्मा मुबारक, आप सबको भी जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला ये वीकेंड और ये कमिंग वीक हमारे लिए पॉजिटिव रखे, आमीन। अल्लामा साहब, तौबा और इस्तिग़फ़ार, इनका मतलब क्या है? दोनों, मतलब तौबा का क्या मीनिंग है और इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। कुरान पाक में दोनों का ही हुक्म दिया गया है। एक जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यहाँ रिपीटेडली आया तूबू, तौबा करो, लेकिन आम तौबा नहीं करनी, तौबतन नसूहा, खालिस तौबा करनी है, हकीकी तौबा करनी है। तौबा के लफ्ज़ी माना होते हैं लौटना, रिजू करना, वापस। तो इसके माना ही बता रहे हैं कि इसमें ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप एक बार कहीं डी ट्रैक हो जाएं तो आपने ये नहीं समझना कि वापसी का दरवाज़ा बंद है। तौबा जो है, तौबा में वापसी है। हाँ, तौबा में क्या लफ्ज़ ये बता रहा है, लौटने का इसमें पहलू है, रुजू है। और इसमें कमाल ये है, और इस्तिग़फ़ार और तौबा में एक बड़ा मानवी फ़र्क ये है कि तौबा जो है ये ख़ुद खालिक का भी खासा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब तौबा का ज़िक्र आया, जो इंसानी तारीख़ की पहली तौबा है, जिसमें का आपने ये अल्फाज कहे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये हर इंसान, हर आदमज़ाद के लिए ये समझ लें तौबा का एक सिलेबस है, एक रोड मैप है, और आपको बताया जा रहा है कि ये आपके बाप की सुन्नत है, मज़हब से हट के भी। बिल्कुल, अगर आपके ख़मीर में आदमीयत है और ज़मीर में आदमीयत है तो ये आपके बाप का बाई डिफ़ॉल्ट खासा है, इसे जहन में रखना आप। और किस तरह से करना है, रब्बना ज़लमना अनफुसना, मौला करीम हमने अपनी जान पे जुल्म किया, व इल्लम तग़फ़िर लना, यहाँ है वो जो आपने कहा इस्तिग़फ़ार, अगर तूने हमें न बख्शा और हम पे रहम न फरमाया तो फिर हम घाटा खाने वालों में से, खसारे वालों में से।
हम पीछे रह जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। तो तौबा कामयाबी का जीना है, पहला कदम है। रजू इल्लाह और ताल्लुक़ बिल्लाह की बुनियाद तौबा है। और तौबा में ज़रूरी नहीं कि आप गुनाहगार हों, सबसे अहम बात यह है। और सर देखिए अल्लामा साहब, तौबा पैगंबर को भी चाहिए, बिल्कुल, तौबा वली को भी चाहिए, तौबा हम जैसे एक आम गुनाहगार को भी चाहिए। आपको पता है माहिर नफ्सियात अब कहते हैं कि एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिकवरी, कि आप पहले कबूल कर लें कि कोई मसला है, बिल्कुल, तो आप बीमारी या जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बीमार मान ले मैं बीमार हूं तो डॉक्टर इलाज शुरू करेगा। और ये बातें तो बाद में आई हैं, तो कौन इलाज करेगा? और ये बातें तो बाद में आई हैं। हमारे रब ने तो कब का हमें ये कह दिया। रूह है इसकी एतराफ़। हम क्या करते हैं, SMS जो आपने इशारा किया, भाई किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं आप? पहले आप मेंशन करें कि वो जो फलां मैंने मिस्टेक की, गलती की, असल में लोगों ने या उम्रे दिल पे दुखाया या हज पे आपका। जाना होता है तो सबसे पहले ना सबको एक मैसेज कर देते हैं हाँ, कि यार अगर मैंने कोई आपको, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मेरे साथ तो कुछ अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, अगर किसी ने कुछ किया भी होता तो मैं सोचती हूँ कि इनको शायद एहसास भी है कि किस चीज़ की सॉरी कर रहे हैं। हाँ। सॉरी का वैल्यू क्या है? अगर हम अंग्रेजी का ही वर्ड यूज़ कर लेते हैं, सॉरी करने का फ़ायदा क्या है अगर आपको पता ही नहीं है आप सॉरी किस चीज़ के लिए करें? माँ बाप भी कहते हैं ना, बेटा पता है किस चीज़ की माफ़ी मांगो। जी, तो ये बुनियाद है। अन्नदमतु तौबा, निदामत, शर्मिंदगी, एहसासो एतराफ़ जुर्म, यहाँ से तौबा शुरू होगी। तौबा के लवाज़मात हैं, जब वो पाए जाएं तो तौबा है, ना पाए जाएं यानी आपकी आंख में कोई आंसू ही नहीं है, आपके अंदर कोई एहसास निदामत ही नहीं है, तो सिर्फ वर्डली या आप यानी वर्बली आप कह रहे हों, लफ्ज़ी तौर पे कह रहे हों, तो वो तौबा नहीं है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने 300 साल लगाए तौबा, और वो जो आंखों से आंसू बह रहे थे उससे ज़मीन पे सब्ज़ा उगाया, और शर्मिंदगी से कभी आसमान की तरफ न देख सके कि मुझसे जो कोताही हुई, जो लग़ज़िश हुई मौला। ये हैं वो चीज़ें, वो कैफियात तौबा जो रहमत के समंदर को जोश में लाती हैं। क्या बात है। ये नहीं होता इधर आपने कहा है और तो इधर फ़ौरन ही तौबा कबूल भी हो जानी है। ये तो एक साइडेड, ये वन साइडेड मसला नहीं है। आपने इधर कहना है और जब तक उधर से एक्सेप्टेंस की मोहर नहीं लगनी है, कबूलियत की, उस वक्त तक तौबा नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर-रहीम। सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तौबा के कलिमात सीखे, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। तौबा करने वाले को ताइब कहते हैं, और अल्लाह ताला जो ख़ुद हैं वो तव्वाब हैं, तौबा को कबूल करने वाले। इरशाद फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा उन लोगों को पसंद करते हैं जो अल्लाह से तौबा करते हैं और पाकीज़गी इख्तियार करते हैं। वो जिस्मानी पाकीज़गी भी है, रूहानी पाकीज़गी भी है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु इब्न आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताइन तव्वाबून, कि आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से आने वाली सारी की सारी जो इंसानियत है वो ख़ताकार है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो हैं जो तौबा करते हैं। और फरमाया कि अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि इंसान जब गुनाह करता है तो फरमाया कि जब वो तौबा करता है कमल्ला ज़म्बला, फरमाया वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और पूरे कुरान करीम के अंदर जी, बल्कि देखें कुरान करीम ने ना तौबा और इस्तग़फ़ार के ऊपर बड़ी तफसील बयान की है। तौबा के ये कलमात, और एक जगह पे इरशाद फरमाया फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा, कि तौबा इस्तग़फ़ार करो अपने रब से, तुम्हें जो भी चाहिए। अगर तुम देख रहे हो कि आपको बारिश चाहिए, मौसम ऐसा है, अगर आप बे औलाद हैं आपको औलाद चाहिए, अगर आप अपनी इक़्तिसादी और मुआशी तरक्की चाहते हैं तो आप इस्तिग़फ़ार कीजिए। तौबा और इस्तिग़फ़ार, तौबा और इस्तिग़फ़ार ये है कि जैसे अभी इरशाद फरमा रहे थे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी आपने फरमाया कि अन-नदम तौबा, नदामत, शर्मिंदगी, रुजू तो बात की बात है, पहले नदामत होगी, पहले हमारी सोच और तवज्जो उस तरफ जाएगी। आज हम जो तौबा तौबा कह रहे हैं
ये हम तौबा के कलमात सिर्फ पढ़ रहे हैं, ये बहुत नॉन सीरियस सिर्फ तौबा है, मतलब जुबान पे आते हैं। यानी देखें, हम दुआ करते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना, ये दुआ जो है हम मांग नहीं रहे, हम सिर्फ कलमात अदा कर रहे हैं। हमारी सोच, हमारी फ़िक्र उस तरफ जा नहीं रही कि तौबा हम क्या है। और दूसरी चीज़ देखें, तौबा होती क्यों है? ये हक तलफ़ी है। अल्लाह ताला के हुकूक में कोई कोताही हो गई या अल्लाह के बंदों के हुकूक में कोई कोताही हो गई, तो इसीलिए अगर कोई शख्स किसी ने हक गसब कर लिया, किसी ने किसी का माल लूट लिया, किसी ने कुछ ले लिया और वो कहे कि मैं अल्लाह के घर जाऊं, बैतुल्लाह में जाके मैं कहूं अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो ये जो नदामत और शर्मिंदगी है ये उस वक़्त तक माफ़ होगी। देखें, हाँ, हक लेकिन तलफी देखिए, जो है, आप किसी इंसान का हक जी, मारते हैं, आप रब के सामने तो तौबा कर लें, लेकिन उस इंसान से भी तो माफी हाँ मांगनी देखें, जो इबादत है ना आपकी, आप अल्लाह की बंदगी इबादत करते हैं, उसमें कोताही हुई तो आपने अल्लाह से तौबा कर ली। लेकिन जब आप हुकूकुल इबाद के अंदर कोताही कर रहे हैं, आप अपनी बहन बेटी का हक खा रहे हैं, आप अपने मुआशरे के अंदर लोगों पे जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं, आप तबाही और मुआशरे को तबाह कर रहे हैं, तो फिर आप ये मत समझें कि सिर्फ और सिर्फ 2 आंसू बहाएंगे या हाथ जो बांध लेंगे अल्लाह के सामने या आप हज कर लेंगे तौबा हो जाएगी। ये नहीं हो सकती, क्योंकि दिलों का हाल हमारा रब जानता है। जिस चीज का हमें नहीं पता उसका हमारे रब को पहले जो पता है। बंदों के हकूक है ना, उसकी अदायगी होगी। हमें हमारा दीन यही सिखाता है कि तुम उस वक़्त तक अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे नहीं बन सकते जब तक इंसानों का तुम शुक्रिया अदा नहीं करते। तो ये जो तौबा है और जो इस्तिग़फ़ार है, एक तो इसका माना मफ़हूम ये है कि हमें अपने गुनाहों पे नदामत हो, शर्मिंदगी हो, अल्लाह की बंदगी और इबादत में कोताही आई हुई, और अगर दूसरी तरफ अगर हमने अल्लाह की जो मखलूक़ात हैं, अल्लाह की मखलूक़ात और मखलूक इंसानियत जो है, अगर उसके साथ हमने कोई ज़्यादती की है तो उसके ऊपर नदामत और शर्मिंदगी हो, और पहले बंदों की तरफ रुजू किया जाए, उनके हकूक़ की अदायगी की जाए, और फिर इस रुजू के बाद फिर अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए। तो ये है असल तौबा और इस्तिग़फ़ार। इस नोट पे हम छोटी सी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कलाम सुनते हुए आएंगे और अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। सैयदी या रसूल अल्लाह, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। ओ भर दो झोली, 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 हम सबकी भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गमखार हो या नबी, भर दो झोली मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली। हम हैं रंजों अलम के सताए हुए, सख्त मुश्किल में है गम के मारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम के मारे हुए। या नबी कुछ खुदा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदा हमें भीख दो। घर पे आए हैं दामन पसारे हुए, भर
दो झोली मेरी राजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी राजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी। या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, जज़ाकल्लाह ममनून, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी नोट पे व्यूअर्स किचन में भी जल्दी से नज़र डाल देते हैं, क्या सिचुएशन है बेटे? जी सरसों का साग और हमारी फ्यूजन मकई की रोटी रेडी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, आपने खुद ही फ्यूजन कह दिया इससे पहले कि मैं कन्फ्यूजन कहती। थैंक यू। Exactly, बट है बहुत मज़े की, हमने ट्राई भी की सबने ब्रेक में, इट्स क्वाइट नाइस, थैंक यू। डिफरेंट बट Yeah. क्वाइट नाइस। और यहाँ पे व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं तौबा और इस्तिग़फ़ार पे। हमारे साथ अलामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान सईद हैं और अलामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब हैं। मुजद्दिदी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि तौबा के असरात क्या होते हैं? जैसे कि किसी दवाई के असरात होते हैं, तो तौबा के क्या असरात होते हैं? ये जो कवाली अभी सुनी हमने, कुरान पाक में सूरह निसा में रब्बे कायनात ने भी इस उम्मत को एक ट्रैक दिया है तौबा का, जो पहली उम्मतों के लिए ये ऑप्शन नहीं था। हमारे लिए एक ख़ास मेहरबानी ये की गई कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ए महबूब अगर ये तेरे ग़ुलाम और उम्मती तेरे कलमा गो अगर यही गुनाह कर बैठें, अपनी जानों पे जुल्म कर बैठें, तो तेरी बारगाह में आ जाएं, फस्तगफिरुल्लाह, फिर तेरी बारगाह में तेरे वास्ते व वसीले से तेरे दामन रहमत को थाम के अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर। इस्तिग़फ़ार है बख्शिश मांगना, चाहना, तौबा है लौटना और रुजू करना। अब यहाँ अगर कोई रेफरेंस मिल जाए और वो बड़ा सॉलिड हो और अगर रिकमेंडेड भी हो, फिर तो सोने पे सुहागा है। आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। एक होता है मैं खुद ही चला गया, एक है आपने मुझे इनवाइट किया, इसमें ज़रा डिफरेंस है बहुत। एक फ़कीर मंगता खुद ही आ गया अपने बिहाफ पे, और एक को बुलाया गया हुआ है कि भाई आइएगा लंगर मिलेगा, तो इसमें ज़रा डिफरेंस है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। दुनिया का कोई छोटा सा आदमी हो तो वो भी गवारा नहीं करता कि यार मैंने बंदा बुलाया हुआ है, खाली कैसे जाए। तो जो सैयदुल कौनैन की बारगाह हो और रब्बे कायनात ने उसको रेफ़र किया हो, तो वहाँ फिर तौबा की कबूलियत यकीनी हो जाती है। अब उसका जो असर आएगा आपकी ज़िंदगी पर, तबीयत पर, एक मैं इशारा बस दूँ कि जिसने तौबा सीखनी हो ना, वो सैयदना फ़ुज़ैल बिन अयास को पढ़े। ये डाकुओं के गिरोह के बड़े सरदार थे, लोग नाम से भी डरते थे। एक कुरान पाक की आयत सुनी, एक कारी ने पढ़ी और वो असर कर गई, लौटे, रिजू किया। कुरान में है अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह खुद फरमा रहे, क्या अभी वक्त नहीं आया मेरे बंदो कि तुम्हारे दिल मेरी हैबत से लरस जाएं। अब ये किसी दीवार को फलांगने के लिए उस पर चढ़े हुए थे और अंदर से कारी पढ़ रहा था। ये उसी घर से जहाँ लूटने गए, चोरी के लिए गए, वहाँ से तौबा का फैज़ मिला कुरान की शक्ल में। और उस दौर में देखिए रहज़नों को भी कुरान से कितना लिंक अप थे, कैसा ताल्लुक़ था कि आयत पढ़ी कारी ने और फ़ुज़ैल बिन अयास की काया पलटी।
अब जब इन्होंने तौबा का सोचा, पूछा, तो उसमें बताया गया कि भाई ये जो रब का मामला है वो तो उससे डायरेक्ट कर लो, जो बंदों का मामला है ना वो फिजिकली जाना पड़ेगा। सो क्लियर कराया। फाइनली एक यहूदी सुनार था, ताजिर था, उससे कई बार लूटा हुआ था सोना, आखिरी वो रह गया, उसके पास चले गए और जाके कहा कि बैठ गए। जब वो देखा फारिग हुआ अपने काम से, कौन हो, नकाब था चेहरे पे, कहा मैं फ़ुज़ैल बिन अयाज़ हूँ। तो वो डर गया, तो कहा डरो नहीं, मैं तौबा कर ली है। उसका आपने तौबा कर ली है? कहा अंदर जाओ, एक सोने का थैला पड़ा है वो उठा लो। स्टोर में गए, वो थैला उठा के यहाँ रख दिया। जब वो खोला तो सोने का था, तो उस यहूदी ने चीख मारी। उसने कहा फ़ुज़ैल बिन अयाज़ तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। कहा वो कैसे? उसने कहा मैंने तौरात में पढ़ा था कि जो सच्चा ताइब है अगर मिट्टी को हाथ लगा दे तो वो सोना हो जाती है। तो मैंने तेरी तौबा चेक की थी, ये मिट्टी का वहाँ तोबड़ा पड़ा हुआ था, ये थैला मिट्टी के ढेलों का था, तेरे हाथ लगे तो सोना हो गया, अब तू हाथ ला, मैं तेरे हाथ पे तौबा करता हूँ और कलमा पढ़ता हूँ। तौबा ये होती है, उसके असरात मुतअद्दी होते हैं। जब तौबा करने वाला हमारे सामने आता है ना, सच्ची तौबा वाला, तो उसका वजूद बताता है कि इसकी तौबा कबूल हो गई है। फिर उसके पॉजिटिव असरात जो है ना वो मुआशरे में स्प्रेड होते हैं और दूसरों पे भी, हत्ता के गैर मुस्लिमों पे भी असरअंदाज होने की ताकत आ जाती है। लामा साहब, लेकिन लोग हमेशा वेट करते हैं एंड का। ये तो एक इंडिकेशन दी गई ना, आयत सुनी अल्लाह ताला की तरफ से, एक इशारा आया और उस बंदे ने उसको, उन्होंने ग्रैब किया और वो उस चीज़ में, और वो मुसलमान हो गए और ये सारा कुछ उन्होंने किया, राइट। बट लोग वेट करते हैं बिल्कुल आखिरी मोमेंट का कि भाई जब इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आएगा तब तौबा कर लेंगे, तब सारे सूरी कर लेंगे। इसके बारे में आप क्या? देखिए जुगन, एक तो बात यह है कि जैसे गर्म और ठंडे मौसम के असरात होते हैं ना, एसी और हीटर के, इस तरह गुनाह के और तौबा के अपने असरात हैं। फ़िज़िकली तौर पे जो इंसान गुनाह कर रहा है उसको भी, और जो तौबा कर रहा है उसको भी ये चीज़ महसूस हो जाती है। दूसरी बात जो आपने कही है कि इसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दो फरामीन वो मैं पेश करूँगा। पहला तो ये आपने इरशाद फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिस दिन तक सूरज मशरक़ से तुलू हो रहा है और मग़रिब में गुरूब हो रहा है, उस वक़्त तक इंसानियत की तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, बंद नहीं है। ये इज्तिमाई तौबा है। और इनफरादी जो तौबा है वो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, और एक हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा इनसे रिवायत है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान की जो जान है हल्क से निकलने लगती है, गरगराए मौत जिसे कहा जाता है, इंसान का वक्त जब मुकम्मल होता है तो उससे पहले पहले इंसान तौबा कर सकता है। ये इनफरादी तौबा है और वो इज्तिमाई तौबा है। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, हज़रत अली हजवेरी रहमहुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब में हज़रत साहल बिन जो अब्दुल्ला थे उनके हवाले से कहा कि अत्तौबतु अल्ला तनसा ज़म्बक, तौबा ये है कि तो कभी भी अपने गुनाह को ना भूल। कि जो इंसान तौबा कर चुका है ना, वो अगर बचना चाहता है दोबारा उस गुनाह से, तो उसको हमेशा ये जहन में होना चाहिए कि मुझसे ये गलती सरजद हुई थी, मुझसे ये गुनाह हुआ था। ये अगर उसके जहन में ये बात रहेगी तो वो तौबा कर सकेगा। और जो बात मैंने शुरू में की थी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए अगर तो उसकी हक तलफी हुई है इबादात में, तो फिर तो अल्लाह से डायरेक्ट तौबा करेंगे। लेकिन अगर अल्लाह की मखलूक के हुकूक में हक तलफी हुई है तो पहले शर्मिंदगी और नदामत के साथ मखलूक की तरफ रजू करना होगा, फिर अल्लाह के दर पे आना होगा। ये है असल तौबा और इस्तिग़फ़ार। और बात यह है कि व्यूअर्स, ज़िंदगी और मौत की कोई मतलब लाइफ एंड डेथ, आप पैदा कब होंगे और आप इस दुनिया से रुखसत कब होंगे, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, लेकिन ये किसी इंसान को नहीं पता। सो अगर किसी का दिल दुखाया है, कोई गलत काम किया है, तो अभी सॉरी कर लें। वो अगर शख्स इस दुनिया में रहा ही नहीं या आप नहीं रहे तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी और आपकी तौबा मिस हो जाएगी। और ये so भी वेट यकीन ना ही करें नहीं कि आपको मोहलत मिले इसकी। एग्जैक्टली ये कहाँ लिखा so वही तो बात है कि जब गारंटी नहीं है कि आप किसी रिस्क पे ना रहें, रिस्क पे ना रहें। सर कुछ सुनाएंगे अपना जी, लिखा मैं हुआ? अर्ज करता हूँ, एक हम्द के अशार हैं और तौबा से मुतल्लक ही हैं। जी। जुर्म है बेहिसाब या तव्वाब, जुर्म है बेहिसाब या तव्वाब, खोल बख्शिश का बाब या तव्वाब,
प्यास बुझ जाए किश्ते बातिन की, प्यास बुझ जाए किश्ते बातिन की, भेज ऐसा सहाब या तव्वाब। और सुन सदा रब्बना ज़लमना की, सुन सदा रब्बना ज़लमना की, बख्श बे एहतिसाब या तव्वाब। आँख नम है जबीं अरक आलूद, आँख नम है जबीं अरक आलूद, कल्ब है आब आब या तव्वाब। तेरे लुत्फ़ो करम से, तेरे लुत्फ़ो करम के दरिया से मैं रहूं फैज़ याब या तव्वाब। और मेरे ऐबों पे डाल दे पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल दे पर्दा, टाल सारे अजाब या तव्वाब। और ये भी अल्लाह की रहमत का एक पहलू है जो कुरान ने बताया, कभी गुनाहों को भी अल्लाह नेकियों में तब्दील कर देता, तेरी रहमत बना भी देती है, तेरी रहमत बना भी देती है मासियत को सवाब या तव्वाब। और जुल्मते जहाँ को नूर कर ए नूर, जुल्मते जहाँ को नूर कर ए नूर, हो हकीकत ये ख्वाब या तव्वाब। कुर्ब शाहजाद को नवाज अपना, कुर्ब शाहजाद को नवाज अपना, अब उठा दे हिजाब या तव्वाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। और इसी नोट पे हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे, कलाम सुनते हुए तौबा से ही रिलेटेड, और अपने शो को क्लोज करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। किस किस खता को भूल गया, गुनाह करता रहा और सजा को भूल गया। गुनाह करता रहा और सजा कज़ा के भेष को बदल कर मैं कज़ा